हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है सेशन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं हम आपकी यूनिट फर्स्ट का। ठीक है, यूनिट फर्स्ट के 3 सेशंस हमने कंप्लीट किए हैं, तो आज फोर्थ पढ़ते हैं। फोर्थ, हेल्थ एंड सेफ्टी इन द वर्क एरिया। अब वर्क एरिया किसको कहते हैं? ट्रीटमेंट रूम, एक मान लो सैलून, ठीक है, जहाँ पे आप काम करते हो, जहाँ पे आप सर्विसेज देते हो, तो उसको आपने सेफ़ कैसे रखना है। इलेक्ट्रिक शॉक से, फायर से, बहुत सारे से एक्सीडेंट्स होते हैं, तो आपने वो सेफ्टी आपने जाननी है कि आपको सेफ़ कैसे रखना है और हेल्दी हाइजीनिक कैसे रखना है। तो हेल्थ एंड सेफ्टी के कुछ लॉज हैं, जैसे फायर सेफ्टी है, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी है, केमिकल सेफ्टी है, पोस्चर लिफ्टिंग एंड केयरिंग है, और पार्लर हाइजीन। ठीक है, ये सब सारे लॉज हम पढ़ेंगे, इनको समझेंगे हम। तो चलो नेक्स्ट क्या है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं फायर सेफ्टी। फायर किसको कहते हैं? आग। ठीक है, आप देखते हो सैलून में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, आइटम्स होती हैं जिनसे आग लग सकती है। जैसे कंबस्टेबल ऑयल्स होते हैं जो जिनसे एकदम से आग लग सकती है, लिक्विड्स होते हैं, कुछ गैसेस होती हैं जिनसे फायर लगने का बहुत खतरा होता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये समझना है कि फायर जो है वो कितने क्लासेस में डिवाइड है। फायर एक ही टाइप की नहीं होती है, फायर की डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस हैं। ठीक है, और फायर उनके अकॉर्डिंग ही उनके लिए एक्सटिंग्विशर्स भी आए हैं जो फायर को बुझाते हैं। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे फायर की क्लासेस। फायर की कितनी क्लासेस हैं? क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी एंड क्लास के। क्लास ए फायर कौन सी होती है? वो फायर जो ऑर्डिनरी थिंग से लगती है, जैसे पेपर आ गया, वुड आ गया, क्लॉथ है, प्लास्टिक्स है, जो ऑर्डिनरी थिंग से फायर लगती है उसको क्लास ए फायर में रखा है। ठीक है, क्लास बी फायर वो फायर है जो लिक्विड से लगती है, जैसे फ्लेमेबल लिक्विड, जैसे ऑयल्स है, पेट्रोलियम्स है, गैसोलीन है, पेंट है। ठीक है, उनसे जो आग लगती है उसको क्लास बी फायर कहते हैं। ठीक है, क्लास सी फायर वो होती है जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से लगती है, जैसे मोटर है, ट्रांसफार्मर्स हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से आग लगती है उसको क्लास सी फायर कहते हैं। नेक्स्ट है आपका क्लास डी फायर। क्लास डी फायर कौन सी होती है? जो कंबस्टिबल मेटल से लगती है, जैसे पोटेशियम है, सोडियम है, एल्युमिनियम, ये कुछ मेटल्स हैं जिनसे आग लगती है। उस वाली टाइप को फायर को क्या कहते हैं? क्लास डी फायर। नेक्स्ट है क्लास के फायर। क्लास के फायर है किचन फायर, जैसे कि कुछ ऑयल्स होते हैं उनसे जो आग लगती है, एनिमल फैट, वेजिटेबल से जो थोड़ी बहुत आग लगती है, तो उसको क्या कहते हैं? क्लास के फायर। ओके, अब हम पढ़ेंगे इसके साथ ही टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, हाँ, एक्सटिंग्विशर यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे कि वेट केमिकल एक्सटिंग्विशर है, ये कहाँ पे कौन सी फायर को बुझाता है? क्लास ए और क्लास के फायर को, मतलब ऑर्डिनरी फायर को और किचन वाली फायर को। ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पिक्चर दिखाई है ये एक्सटिंग्विशर्स हैं, ये आपने देखा होगा, ऑलमोस्ट हॉस्पिटल्स हैं, कहीं पे आपने देखा होगा किचन्स में हम लगाते हैं ये एक्सटिंग्विशर। ये क्या करते हैं? इमरजेंसी के टाइम फायर को बुझाते हैं। तो ये अलग अलग टाइप्स के होते हैं, आपको ये ध्यान में रखना है कि कौन सा कहाँ पे यूज़ करना है। ओके, नेक्स्ट है आपका फोम एक्सटिंग्विशर। ये वो एक्सटिंग्विशर है, ये किसको बुझाता है? क्लास बी फायर को। क्लास बी फायर मतलब जो ऑयल से लगती है। वाटर एक्सटिंग्विशर कौन सी है? वाटर एक्सटिंग्विशर ये क्लास ए फायर को एक्सटिंग्विश करने में हेल्प करती है। पाउडर एक्सटिंग्विशर ये क्लास डी फायर, जो मेटल से लगती है फायर, उसके लिए पाउडर एक्सटिंग्विशर आता है। कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर किसके लिए आता है? बी एंड सी फायर के लिए। क्लास बी जो है ऑयल्स और सी जो है मोटर्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स की फायर के लिए। ओके, अब क्या है नेक्स्ट इसमें? फर्स्ट एड। अगर किसी को मान लो फायर से कोई जल गया तो उसको आपने सबसे पहले क्या फर्स्ट एड देनी है, क्या ट्रीटमेंट देना है? बिफोर डॉक्टर्स के पहुंचने तक आपने उसको क्या ट्रीटमेंट देना है? आपने क्या करना है? सबसे पहले जो अफेक्टेड उसका पार्ट होगा या उसको क्या करना है, आपने जल्दी से रनिंग वाटर के अंडर डालना है, या फिर आप वेट क्लॉथ उस पर लगा सकते हो। लेकिन ये आपने ध्यान में रखना है कि ना जले हुए पे आपने क्या करना है, ना आइस यूज़ करना है, ना बटर, कोई भी टाइप की क्रीम यूज़ नहीं करनी है। और दूसरा आपने हमेशा ये ध्यान रखना है, इमरजेंसी को कॉल करना है, अपने आसपास कॉल
करना है, सबको इन्फॉर्म करना है और जल्द से जल्द डॉक्टर के पास पहुंचाने की करनी। ओके, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली, ठीक है, लाइट। इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़रूरी भी है, लेकिन समटाइम्स इलेक्ट्रिसिटी बहुत ख़तरनाक भी होती है, तो आपको जो है केयरफुल रहना है। आपको अराउंड मशीन्स, एक्सपोज्ड केबल्स जो हैं उनको हमेशा आपने कवर करना है, मतलब केयरफुल रहना है। तो सबसे पहले कॉमन हैज़र्ड्स हम देखेंगे, खतरे किसकी वजह से इलेक्ट्रिक शॉक्स लगते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिकल पार्ट्स को एक्सपोज रखते हो, जैसे केबल्स कहीं पे कट लग गया तो वहाँ से जो होती है वायरिंग बाहर आ जाती है, उससे इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। ब्रोकन प्लग्स टूटे हुए होते हैं, उससे भी शॉक लगता है। डैमेज्ड वायरिंग, या तो कभी कभी ओवरलोड हो जाता है, ओवरलोड सर्किट्स, उसकी वजह से क्या होता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोक्यूशन। इलेक्ट्रोक्यूशन एक टर्म है जो बेसिकली यूज़ होती है जब कोई भी पर्सन जिसको शॉक लगे, इलेक्ट्रिक शॉक लगे, उससे शॉक से उसको इंजरी हो या समटाइम्स डेथ भी होती है, तो उस चीज़ के लिए क्या है, एक टर्म यूज़ की है इलेक्ट्रोक्यूशन। ओके, ये आपको एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, व्हाट इज़ इलेक्ट्रोक्यूशन। तो इसके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं जब किसी को शॉक लगता है, या इलेक्ट्रोक्यूशन के क्या इफ़ेक्ट होते हैं। सबसे पहले बर्न, जल जाता है आदमी। न्यूरोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, ब्रेन में इफ़ेक्ट होता है इसका। डैमेज टू बोन्स में भी इफ़ेक्ट होता है शॉक का, इलेक्ट्रिक शॉक का। रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी इफ़ेक्ट होता है इसका। अब प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं, आपको कैसे प्रिवेंट करना है कि आपको शॉक ना लगे। आपने जितने भी अप्लायंसेस आपके ट्रीटमेंट एरिया में होंगे, ट्रीटमेंट रूम में होंगे, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, आपने क्या करना है, जब वो यूज़ ना हो तो आपने उनको सबसे पहले अनप्लग करना है, उनको प्लग निकाल देना है, बटन ऑफ रखना, ताकि किसी को इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। दूसरा क्या है, डू नॉट टच द इलेक्ट्रिक डिवाइस को आपने ऐसे टच नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट है पोस्ट इंसिडेंट मेजर्स। जब किसी को शॉक लग गया तो आपने क्या मेजर्स, आपने क्या क्या करना है उससे, उसको कैसे हेल्प करनी है। आपने सबसे पहले जब किसी को शॉक लग गया तो उसको, विक्टिम को क्या करना है, ब्लैंकेट से कवर करना है, ताकि उसकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो रेगुलेट हो। दूसरा क्या करना है, आपने ऐसे बेयर हैंड से उसको टच नहीं करना है, इमरजेंसी को कॉल करना है। नेक्स्ट है आपका केमिकल सेफ्टी। केमिकल मतलब केमिकल्स, आपकी ब्यूटी इंडस्ट्री में हमने देखा है बहुत सारे केमिकल्स का यूज़ होता है। तो अगर कभी कोई ऐसे केमिकल टच हो गया स्किन से तो क्या होता है, बहुत रैशेस हो जाते हैं, स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो हमें सेफली हैंडल करना है, मतलब केमिकल्स के साथ हमें डील करना है सेफली, हमें देखना है, सेफ्टी भी देखनी है। तो हार्मफुल कुछ केमिकल्स हैं, जैसे कि एसीटोन होता है, नील पेंट में प्रेजेंट होता है, या फिर नील पेंट रिमूवर में भी एसीटोन प्रेजेंट होता है। वो क्या होता है, जब हम एक्सेस में यूज़ करते हैं तो आपके नेल्स जो हैं वो ख़राब भी हो जाते हैं, उनमें ड्राइनेस आ जाती है, या फिर स्किन पे अगर लग गया ज़्यादा तो स्किन रैशेस हो जाते हैं, रेडनेस हो जाती है। वैसे ही फॉर्मेल्डिहाइड आपके शैम्पूज़ में प्रेजेंट होता है, उससे ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स भी होती हैं समटाइम्स। टॉल्वीन है, हेयर डाई में प्रेजेंट हो, इसके भी बहुत सारी इफ़ेक्ट। ऐसे बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स में यूज़ किए गए हैं, तो आपने सेफली हैंडल करना है। ओके, केमिकल हैंडलिंग, आपने केमिकल्स को कैसे हैंडल करना है। सबसे पहले जब आप कोई केमिकल का यूज़ करते हो अपनी लैब में, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने देखना है, एप्रन वियर करना है, आपने एप्रन लगाना है, मास्क लगाना है, ग्लव्स लगाने हैं, जब भी कोई केमिकल आप केमिकल लैब में यूज़ करते हो। नेक्स्ट है, आपने क्या करना है, जितने भी केमिकल्स होंगे आपकी लैब में, आपने उनको लेबल करना है, आपने उनको नाम लिख के रखना है, ताकि सबको पता चले कि ये केमिकल्स हैं। दूसरा क्या है, आपने सेफ प्लेस पे उनको स्टोर करना है, ऐसे ऑर्डिनरी सब चीज़ों के साथ आपने उनको मिक्सअप नहीं करना, आपने उनको सेफली रखना है, लेबल करके कहीं स्टोर करके रखना है। और दूसरा क्या है, इमीडिएटली क्लीन द फ्लोर। अगर कहीं केमिकल गिर गया मान लो, तो आपने एकदम से जल्दी से उसको क्या करना है, साफ़ करना है, ताकि वहाँ पे केमिकल्स से किसी को प्रॉब्लम ना हो। ओके, फर्स्ट एड आप क्या दोगे अगर किसी को केमिकल से कोई
प्रॉब्लम हुई तो आपने क्या करना है, अगर किसी को बर्न हो गया केमिकल से तो आपने उसको उस अफेक्टेड एरिया को टच नहीं करना है। और क्या करना है उसके बाद आपने ऑइंटमेंट लगा सकते हो कोई, और इन्फॉर्म एमरजेंसी। एमरजेंसी तो हर जगह आपने इन्फॉर्म कर देना है, आसपास लोकल कॉल्स करनी है, हॉस्पिटल ले जाना है। ओके। नेक्स्ट है पोस्चर लिफ्टिंग एंड कैरिंग। पोस्चर मतलब आपकी जो बॉडी का पोस्चर, द वे यू आर स्टैंडिंग, कैसे आप स्टैंड हो। तो पोस्चर जो है बहुत इफ़ेक्ट करता है आपकी हेल्थ को। अगर आप गलत तरीके से खड़े रहते हो या कोई भी चीज़ उठाते हो तो उससे क्या होता है, आपकी बोन्स पे, आपके मसल्स पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इनकरेक्ट पोस्चर, आपको इनकरेक्टली नहीं रहना है, करेक्ट पोस्चर रखना है अपना, ठीक है। उससे डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पिक्चर में दिखाया है, वेट जब आप कोई उठाओगे तो आपको कैसे बैठना है, नीज़ पे बैठना है, आपको ऐसे नीचे नहीं रखनी है बैक अपनी, आपको नीज़ पे बैठना है, उसके बाद आपने उठाना है। वैसे क्या है मेथड्स टू अवॉइड पोस्चर रिलेटेड प्रॉब्लम, क्या क्या मेथड्स हैं कि ये जो पोस्चर आपके लैब में जब आप काम करते हो तो पोस्चर रिलेटेड, जैसे शोल्डर्स में पेन होती है, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स देते हो तो आपको दर्द भी होगी आपकी बॉडी को, तो उन सब चीज़ों को थोड़ा कम करने के लिए क्या क्या मेथड्स हैं, आप क्या कर सकते हो, स्ट्रेच कर सकते हो, बॉडी को मूव करते हो। जब आप कोई सर्विसेज देते हो तो थोड़ा सा बीच में रिलैक्स भी करो, मूव करो, स्ट्रेच करो थोड़ा बॉडी को, बाजू वगैरह, शोल्डर्स को, ताकि थोड़ा पेन कम हो। दूसरा क्या है, आपको एक्सरसाइज कंटिन्यूअसली करनी है जिसकी वजह से आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल हो और फिट रहे। नेक्स्ट क्या है, अडॉप्ट केयर मेजर्स टू अडॉप्ट वाइल लिफ्टिंग एंड कैरिंग। जब आप कोई चीज़ उठाते हो, कैरी करते हो तो क्या मेजर्स होने चाहिए, क्या मेजर्स आपने लेने हैं। हेल्प ले लो हमेशा, जब भी आप कोई हैवी लोड उठाते हो तो दूसरे की वो हेल्प करे आपकी उठाने में। वाइल लिफ्टिंग बैंड द नीज टू सिट्स। आपने जब कोई चीज़ उठानी है तो ये जैसे यहाँ पिक्चर में दिखाया, आपने क्या करना है, सबसे पहले नीचे नीज पे बैठना है, उसके बाद अपने हैंड से कोई भी हैवी वेट उठाना है, ठीक है। ओके, ये आपको करेक्ट पोस्चर यहाँ पिक्चर में बताया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लास्ट, पार्लर हाइजीन। पार्लर हाइजीन, आपकी लैब जो है उसको आप कैसे साफ़ रखोगे, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने हैंड्स हमेशा वॉश करने हैं बिफोर एंड आफ्टर द ट्रीटमेंट। जब आपको एक ट्रीटमेंट दे रहे हो उसके देने से पहले एंड आफ्टर द ट्रीटमेंट आपने अपने हैंड्स को वॉश करना है अच्छे से। उसके बाद आपने क्या करना है, सैनिटाइज़र यूज़ करना है। ओके। दूसरा क्या है, आपने जब कोई ट्रीटमेंट किया तो उसके बाद आपने क्या करना है, क्लीन करना है जो एरिया पूरा, जैसे डेस्क होते हैं, ग्लासेस होंगे, मिरर होगा, टूल्स होंगे, चेयर्स वगैरह, ये सब एरियाज़ आपने क्लीन करने हैं, डिसइंफेक्ट करने हैं। उसके बाद एक टर्म आती है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ये इम्पॉर्टेंट किसके लिए, स्टाफ, जो भी लैब में सैलून में स्टाफ होगा उसके लिए है। उनको क्या चाहिए, उनको हमेशा वेयर करना चाहिए, एप्रन, ग्लव्स, हैंड कवर, शूज़, मास्क। ओके। इससे क्या होगा, आपका पार्लर जो है वो साफ रहेगा, ठीक है। पार्लर हाइजीन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो ओके, थैंक्स।